हाँ, ग्रियर्सन ने और उनके बाद अंग्रेज लेखकों ने यह बात फैला दी थी कि हिंदुस्तानी कि आधुनिक हिंदी को हम अंग्रेजों ने बनाया था कि इस कि नागरी में संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिखा जाए। असल में फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले 100 साल से ज्यादा लंबी परंपरा थी संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखने की, और ये था कि तो फोर्ट विलियम कॉलेज से लगभग 350 साल पुरानी परंपरा थी। ऐसा है कि टैगोर परिचय की कई तरंगें आई थी। पहला तरंग आई थी नोबेल पुरस्कार से, फिर दूसरी तरंग आई थी पहले विश्व युद्ध के बाद। लोग यह समझना चाहते थे कि हम यूरोपियन या अमेरिकन क्यों इतने जानवर जैसे बन गए थे, लाखों करोड़ों लोगों की हत्या थी। यूरोप के बाहर के चिंतक को लोग ढूंढते थे जो शायद उनके बारे में कुछ बता सकें। तो रविन्द्रनाथ एक ऐसे चिंतक थे। तो वो यूरोप में लगभग 1920 और 1922 के बीच बहुत ही लोकप्रिय बन गए थे, और उस वक्त तो उनको साधु माना जाता था, और दाढ़ी और साधु वेश में जाकर तो लोग सोचते थे कि ये असल में हमको एक नई शिक्षा दे सकते हैं। जब मैं पीएचडी करने के लिए हिंदुस्तान आया था तो मैंने सोचा था कि सबसे आसान कवि पर मैंने काम तो किया है, अभी सबसे कठिन पर करूं, और वो है आनंद घन। दोस्तों नमस्कार, किताबी दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। यूँ कह सकते हैं कि ऐसे मेहमान जो काफी दूर से आए हैं, और इस दूरी का एक मायने ये भी है कि इस दूर के संबंध में बहुत कुछ नया आपको सुनने और जानने को मिलेगा। हमारे साथ हैं प्रोफेसर इमरे बंगा सर, जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, और उन्होंने मध्यकाल के बड़े महत्वपूर्ण कवि घनानंद पर काम किया है। उनका हिंदुस्तान के साथ काफी लंबा रिश्ता है, ये यूँ भी कह सकते हैं कि कई दशकों का है। हिंदुस्तान को जितना मध्यकाल के माध्यम से उन्होंने नई नई बातें रेखांकित की हैं, वो निश्चित रूप से एक बड़े मानक स्थापित कर रही हैं। और उन्होंने हिंदुस्तान को देखने का जो नजरिया विकसित किया है, वो आमतौर से लोगों के पास नहीं होता है। उनका जो क्षेत्र है वो काफी व्यापक है। घनानंद पर काम किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर पर काम किया है। जो यूरोपीय समाज में, मध्य पूर्वी यूरोप में जो हिंदी की स्थिति है, कैसे वहां पर पढ़ाई जाती है, कैसे हम भारतीय समाज की जो परंपराएं हैं, उसकी जो संस्कृति है, उसको हम कैसे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, इन पर उन्होंने काम किया है। और वो लगातार हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, और आज इसी मौके पर हम उनसे बहुत सारी बातें समझने का प्रयास करेंगे कि हिंदुस्तान के साथ उनका रिश्ता जो बना, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हाँ, शुरुआत तो हंगरी में हुई, और मैं बुदापेस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ता था। तो वहाँ मैंने हंगेरियन साहित्य या विश्व साहित्य पढ़ा था, और उसके साथ साथ इतिहास, और हम जिसको भारत विद्या या इंडोलॉजी कहते हैं, तो वही पढ़ता था। और इंडोलॉजी के अंतर्गत संस्कृत और हिंदी दो भाषाएं आती थी, और भारत के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी। लेकिन वहाँ के अध्यापक यही मानते थे कि भारत के बारे में जानकारी तो हम खुद ही ले लेते हैं भारत जाकर या अपनी किताबों को पढ़कर, लेकिन भाषा अकेले नहीं सीख सकते। तो ज्यादा जोर तो भाषाओं पर दिया गया था। और उस वक्त हंगरी में एक ऐसा सिस्टम था कि बीए एमए एक साथ एक 5 साल का कोर्स था। तो मैंने भी ये 5 साल का कोर्स किया है साहित्य में और इंडोलॉजी में। और इस कोर्स के दौरान 1 साल के लिए दिल्ली आया था, जब केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाई की थी। आपको कौन पढ़ाते थे वहाँ, जो जिनसे इस तरह की प्रेरणा आपको मिली?
तो वहाँ पढ़ाने वाले तो बहुत बहुत अच्छे थे, लेकिन वहाँ के जो प्रभारी थे प्रोफेसर मानिक गोविंद चतुर्वेदी, उनसे मैंने सबसे पहली बार ब्रजभाषा सीखी। और ऐसा था कि उनके क्लास में मैं अकेला छात्र था, क्योंकि ज्यादातर लोग तो विदेशी थे, उनके लिए तो ब्रजभाषा छोड़िए आधुनिक हिंदी भी कभी कभी एक चुनौती थी। मुझे फिर भी पुरानी हिंदी अच्छी लगी, और जिस तरह से चतुर्वेदी जी उसको पढ़ाते थे, उसी से तो उनका इस पुरानी हिंदी साहित्य के प्रति जो प्रेम है वो तो मुझे भी हो गया है। और मैं भी देखने लगा कि भारत में साहित्य में कितनी गहराई है, और समय के तौर पर भी कितना पुराना साहित्य है, और इस साहित्य को समझना असंभव नहीं है। उसके लिए तो खास परिश्रम करना है, लेकिन जब हम समझते हैं तो एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर लेते हैं जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं थे कि इस तरह की दुनिया है। पुरानी हिंदी काव्य में जो अलंकार है, रस वगैरह जो मिलते हैं, और जैसे कवि उसका उपयोग करते हैं, और नए नए प्रयोग जो होते हैं, क्योंकि उस जमाने में भी कवि लोग तो कुछ नयापन भी लाते थे, हालांकि हमेशा कहते थे कि मैं पुरानी चीजों को कहता हूं, और यह कहते हुए भी नयापन लाया करते थे। एक तरफ से इस दुनिया ने मुझे खींचा, और दूसरी तरफ से आधुनिक भारत का असर भी मुझ पर पड़ा था। मैं तो संस्कृत पढ़ता हूं, लेकिन लोगों से संपर्क करने के लिए तो हिंदी अच्छी भाषा है। पुरानी हिंदी के साथ साथ तो आधुनिक हिंदी पर भी कुछ काम करने लगा, अनुवाद करने लगा हिंदी से हंगेरियन भाषा में। लेकिन मूल जो मेरा कार्य था वो तो वहीं केंद्रीय हिंदी संस्था में चतुर्वेदी जी के साथ जो ब्रजभाषा क्लासें थी वहां से शुरू हुआ था। ये सब जो घटनाक्रम है ये कब का है? ये अभी 35 साल पुराना है, 1990 की बातें हैं। सर, आप जैसा आपने बताया केंद्रीय हिंदी संस्थान में आप पढ़ने के लिए आए, उसके बाद शोध का निर्णय आपने कब लिया, और उस शोध के लिए घनानंद को आपने क्यों चुना? और शोध करने के दौरान कई तरह की चुनौतियां भी आपको आई होंगी, क्योंकि घनानंद की जो पांडुलिपियां हैं वो कई बहुत प्रामाणिक पांडुलिपियां नहीं मिलती हैं, उनमें से काफी कुछ बाद में जोड़ा गया है, घटाया गया है। तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? एक सवाल ले लीजिए आप। हाँ, तो घनानंद को क्यों चुना आपने? सबसे पहले तो वहां से शुरू करूं। केंद्रीय हिंदी संस्थान से जब ब्रजभाषा पर रुचि पैदा हुई थी, तो वहां से वापस जाकर हंगेरी में मुझे एक MA डिसर्टेशन लिखना था। तो MA थीसिस में मैंने सोचा था कि ब्रजभाषा पर ही काम करना चाहिए, लेकिन ब्रजभाषा के किस कवि पर। और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि सबसे आसान तो मीराबाई है, तो इसीलिए मीराबाई पर काम किया था, और मेरा MA डिसर्टेशन तो मीराबाई पर है। उसके साथ यह भी हुआ था कि बहुत सारे पदों का पद्यानुवाद किया है, और बाद में एक कवि के साथ बैठकर काव्यानुवाद भी किया है। तो यह हुआ था मीराबाई पर काम। और उसके बाद जब मैं PhD करने के लिए हिंदुस्तान आया था, तो मैंने सोचा था कि सबसे आसान कवि पर मैंने काम तो किया है, अभी सबसे कठिन पर करूं, और वो है आनंदगण। और उनकी कुछ कवित सवैये तो केंद्रीय हिंदी संस्थान के पाठ्य पुस्तक में भी थे, तो मैं उससे परिचित था, और उसमें जो भावनाओं की गहराई है उससे मैं बहुत ही प्रभावित था पहले से भी। ऐसा था कि मैं PhD करने के लिए हिंदुस्तान आने वाला था, और मुझे PhD के लिए एक स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति मिली थी, और उसमें मैंने 3 विश्वविद्यालयों का नाम दर्ज करना था। पहले मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाया करता था, वहाँ कुछ लोगों से परिचय था, JNU जाया करता था, और केंद्रीय हिंदी संस्थान में तो ऐसा उस वक्त तो ऐसी दुनिया थी कि
ऐसा वातावरण था कि हम जो छात्र थे असल में वहां से बाहर भी जा सकते थे। तो कभी कभी एक एक दिन के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी क्लास में बैठता था, कुछ दिन मैं JNU के हिंदी क्लास में बैठता था। वहां के अध्यापक से क्लास से पहले अगर मैं बात करता था और मैंने कहा था कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्था में पढ़ता हूं तो आपके क्लास में आना चाहता हूं, तो आमतौर पर सभी लोग खुश थे और मैं वहां जा सकता था। तो इसी वजह से मुझे JNU और दिल्ली विश्वविद्यालय से, वो जो साउथ कैंपस है तो वो तो केंद्रीय हिंदी संस्था से एक बहुत दूर नहीं है, तो इन दोनों से अच्छा परिचय था। तो मैंने सोचा था कि वहीं PhD कर दूं, लेकिन एक तीसरा भी विश्वविद्यालय का नाम भी दर्ज करना था, तो मैंने शांति निकेतन का विश्व भारती लिखा था, लेकिन वो असल में हिंदी PhD के लिए नहीं, बंगला सीखने के लिए। बंगला में पहले से भी जानता था, लेकिन कुछ और अच्छी तरह से सीखना चाहता था, तो इसीलिए शांति निकेतन लिखा। फिर भारत में मेरी कागजात को क्या हुआ क्या ना हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन अंत में मुझे तीसरा विश्वविद्यालय, और वो भी बंगला कोर्स के लिए नहीं, PhD के लिए मिला था। तो इस तरह मुझे शांति निकेतन में छात्रवृत्ति मिली और PhD करने के लिए फिर मैं शांति निकेतन पहुंचा था। वहां जाकर मेरे जो सुपरवाइजर थे प्रोफेसर सियाराम तिवारी, उनसे बैठकर बातें हुई थी कि किस पर काम करूं। तो मैंने कहा था कि घनानंद मेरा प्रिय कवि है, उस पर करना चाहता हूं। उन्होंने बताया था बहुत अच्छा है, काव्य शास्त्र की किसी दृष्टि से आप कीजिए, क्योंकि तिवारी जी खुद काव्य शास्त्र के विद्वान थे। इसी तरह एक विषय तय किया था और फिर मैं घनानंद पर काम करने लगा था। उस वक्त तो मुझे मालूम भी नहीं था कि उनका बाद में नाम आनंद घन है, कि बाद में मुझे यह मिलेगा कि उनका नाम असल में आनंद घन था, और घनानंद तो 20वीं सदी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का दिया हुआ नाम है, जो बहुत ही लोकप्रिय बन गया और आजकल भी प्रचलित है। सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि तिवारी जी ने कहा था कि आप शांति निकेतन आए हैं हिंदी विभाग में PhD करने के लिए, तो आपको ये जानना चाहिए कि हमारे विभाग में तो आपको हिंदी में ही लिखना होगा, अंग्रेजी में आप PhD नहीं कर सकते हैं जैसे गांव पार्टी में कराते हैं। मुझे यह अच्छा लगा, और असल में केंद्रीय हिंदी संस्थान में मैं कृष्ण काव्य में अलंकार पर लगभग 100 पन्ने का एक डिसर्टेशन लिखा था। तो मैंने कहा था कि मैं तो मुझे हिंदी में लिखना आता है, हालांकि गलतियां हैं, बोलचाल की भाषा में भी गलतियां हैं, उनको तो सुधारना है, लेकिन मैं लिख पाऊंगा। और लगभग 1 साल तक मुझे कोई नई बात नहीं मिल रही थी। उस वक्त तो मैं घनानंद के ऊपर जो साहित्य मिलता था वही पढ़ता था, मनोहर लाल गौड़, घनानंद और स्वच्छंद काव्य धारा वगैरह, और काव्य शास्त्र पर तिवारी जी से चर्चाएं हुई थी। और जैसे केंद्रीय हिंदी संस्था में मैं करता था, शांति निकेतन में भी हिंदी क्लास में या बंगला क्लास में बैठता था। पहुंचने पर तिवारी जी से कहा था कि मुझे यह बहुत अजीब लगता है कि शांति निकेतन में मैं बंगला सीखने के लिए आया हूं और मुझे हिंदी में PhD मिला था। तिवारी जी ने कहा था आपको इसमें समस्या क्या है, आप बंगला भी सीखिए, PhD भी कीजिए। तो मैंने यही किया, बंगला में भी एक डिप्लोमा कोर्स कर दिया था और फिर बंगला क्लास में बैठता है। उस वक्त तो शांति निकेतन में बहुत सारी क्लासें बाहर, तो क्लासरूम में नहीं, बाहर बैठ के ही अध्यापक पढ़ाते थे। मुझे ये क्लास बहुत अच्छे लगते थे। आजकल बंगला विभाग एक नई इमारत में है, तो मैं सोचता हूँ कि वहाँ कुछ ऐसा नहीं है। जो दूसरा प्रश्न था सर कि क्या किस प्रकार की चुनौतियां हैं? चुनौतियां सबसे पहले यही थी कि यह ठीक है कि मैं उन पर काम करूं, लेकिन कुछ नई बातें भी करनी है। मतलब सिर्फ PhD के लिए मैं नहीं आया, अगर मैं काम करूंगा तो कुछ नयापन भी उस शोध में लाना है। तो बहुत लंबे समय तक मुझे नई बातें नहीं मिल रही थी। असल में पहले साल में तो मिलने की आवश्यकता भी नहीं है। PhD का पहला साल अगर हम उससे पाते हैं कि जितनी भी सामग्री हमारे विषय पर मिलती है उसको पढ़ें और फिर उस पर सोचें, वो बहुत अच्छा है। और नयापन तो धीरे धीरे कुछ रास्ते में आ जाएगा।
नई बात जो मुझे मिली थी यही थी कि घनानंद का संपादित पाठ कई पुस्तकों में मिलता है। सबसे अच्छा संपादन तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है। उन्होंने घनानंद कबित का संपादन किया है लगभग 1950 में, और 1955 में घनानंद ग्रंथावली का किया है, और शायद 1945 में घनानंद और आनंद घन नाम से एक और किताब भी निकाली थी। हाँ, ऐसा है कि घनानंद कबित 500 कबितों की किताब 1940 के आसपास की है, वो वहां सब कुछ लिखा हुआ है किताब में। और फिर 45 में उनको कुछ और सामग्री मिली, तो फिर घनानंद और आनंद घन उनको 2 कर दिया था, और फिर 1953-55 के आसपास फिर घनानंद ग्रंथावली निकाला था। ऐसा था कि सबसे पहली चुनौती तो यही थी कि घनानंद आनंद घन की भाषा में ठीक से समझूं, क्योंकि उनकी ब्रजभाषा तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण है कि आसानी से नहीं समझ सकते हैं, और उसमें लक्षणार्थ बहुत है। तो उसको समझने के लिए मैं वृंदावन जाता था, और वहां 2 विद्वान से मिला करता था जो मुझसे बैठकर हर पंक्ति पढ़ते थे, और हर पंक्ति में मेरे जो प्रश्न थे उनका उत्तर भी देते थे। कभी कभी कहते थे कि इसका उत्तर मैं भी नहीं दे सकता है, पता नहीं पाठ भ्रष्ट है या क्या है, लेकिन हमारे समझ में भी नहीं आता। लेकिन ऐसा कम था, आमतौर पर तो अच्छी तरह से समझा देते थे कि ये क्या है। और मैंने काम आनंद घन के कवित्वों पर किया है। उन्होंने लगभग 700 कवित लिखे हैं, तो हर में 4 पंक्तियां हैं, तो ये एक एक करके लगभग पूरा पढ़ लिया था वहां वृंदावन में। वो दोनों विद्वान आपको पढ़ाते थे? हाँ, आपके साथ? हाँ, बैठ के पढ़ते थे कि एक पंक्ति? हाँ। क्या नाम था उनका? एक थे डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी, जो वहां के बाघे बिहारी जी के मंदिर के गोस्वामी थे, और दूसरे थे गोविंद शर्मा, जो हरिदासी सेवा संस्था से जुड़े हुए थे। दोनों उस वक्त रिटायर्ड प्रोफेसर थे। उसके बाद फिर डॉक्टर शरण बिहारी गोस्वामी को तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के प्रभारी का पद भी मिला था, तो काफी ऊंचा था। तो तब वे लखनऊ गए थे, लेकिन वो बहुत बाद की बात है। ऐसा था कि एक दिन 1-2 घंटे के लिए उनके पास जाता था, और उस वक्त तो जितने भी लोगों के यहाँ आते थे उनको बताया था कि आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अभी पढ़ाता हूँ। शरण जी ने कहा था कि यहाँ वृंदावन में कितने सारे हरे कृष्ण वाले विदेशी आते हैं, भारतीय लोग कितने आते हैं, लेकिन एक भी मेरे पास ऐसा नहीं आया कि मुझे ब्रजभाषा का काव्य सिखाइए। तो उनको भी यह अच्छा लगा कि उनकी जो जानकारी है वो आगे नई पीढ़ी में आ जाएगी, चाहे विदेशी हो या भारतीय, लेकिन कम से कम किसी को इसमें रुचि है, एक ऐसी संस्कृति में जिसको ऐसा लगता था कि उस संस्कृति को अभी भारत भी भूलने वाला है। इन दोनों विद्वानों के साथ बैठकर कवित्वों को अच्छी तरह से पढ़ा, और लगभग 1 साल बाद या 1.5 साल बाद मुझे पहला नया तत्व मिला था। यही था कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो पाठ संपादित किया है, वो कवित्वों का जो पाठ है वो घनानंद कबित में और घनानंद ग्रंथावली में कुछ अलग है। और मैं यह देखना चाहता था और यह समझना चाहता था कि यह क्यों अलग है। तो यह पहला प्रश्न था। ये किसी भी विद्वान ने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी कि पाठ क्यों अलग है। तो इसी से शुरू हुआ था। उसके बाद घनानंद कबित और घनानंद ग्रंथावली में जो कबित मिलते हैं, उनमें जो क्रम है उनको मिलाया। तो एक बहुत लंबा चार्ट था, क्योंकि घनानंद कबित में लगभग 500 कबित हैं और घनानंद ग्रंथावली में 700 कबित हैं, लेकिन उनका क्रम अलग अलग है। और यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था कि घनानंद कबित की संपूर्ण पांडुलिपि
मथुरा के माखनलाल चतुर्वेदी के यहाँ मिला था। असल में मेरे जो चतुर्वेदी जी हैं उनके पोते थे उनके। हाँ, तो दुनिया बहुत ही छोटी बन गई है कि जिस घनानंद पर मैं काम कर रहा हूँ असल में उनकी पांडुलिपि चतुर्वेदी जी के घर पर ही थी। घनानंद ग्रंथावली के लिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एक दूसरी पांडुलिपि का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने भी पाठ में जो तब्दीली है उन्होंने भी उसके बारे में कुछ नहीं लिखा। और बाद में जो शोध करने वाले थे उन लोगों ने भी नहीं लिखा था कि पाठ क्यों अलग है। तो ये कम से कम मुझे एक प्रश्न मिला था। और उसके बाद जब पाठों का क्रम को मिलाया तो मुझे यह मिला कि घनानंद कबित जो 500 कबित्तों का एक संकलन है उसमें से कई कबित्त बाहर निकाले गए हैं। मतलब 700 से तो यह 500 का ही एक संकलन है। मैंने वो देखा कि किस किस कबित्तों को निकाला गया है और पाठ क्यों अलग है। तो अभी एक दूसरा सवाल भी मिला था कि किस किस कबित्तों को निकाला गया है। उत्तर तो तब तक नहीं मिला। और मैंने कहा था कि वृंदावन में जाया कर, वृंदावन शोध संस्थान का जो गेस्ट हाउस है वहां रहता था और शोध संस्थान के गेस्ट हाउस में ब्रजभाषा का एक और विद्वान डॉक्टर नरेश चंद्र बंसल भी आया करते थे। तो बंसल जी से भी बहुत सारी बातें हुई थी और एक बार बंसल जी ने कहा था कि सुनिए, आप 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए मेरे घर आ जाइए क्योंकि मेरे घर पर हिंदी की बहुत सारी किताबें हैं और देखिए मेरे पास एक कैटलॉग भी है और उसमें घनानंद की कुछ पुरानी पांडुलिपियों का जिक्र है। तो मुझे पता भी नहीं था कि पांडुलिपि क्या है और कैसे करते हैं, सिर्फ मैंने पढ़ा था कि पांडुलिपियों से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने पाठ उतारा है, बस इतना। लेकिन वहां गया था और बंसल जी के घर पर 3 दिन रहा था और जितनी भी पांडुलिपियों का कैटलॉग है वे सबको इकट्ठा करना चाहते थे। तो उनके घर में एक भंडार था तो सबको एक दूसरे के बाद पढ़ा, उसमें ढूंढा कि घनानंद का कुछ संग्रह है, कुछ ग्रंथ इधर उधर मिलता है। तो ऐसा हुआ कि जब मैं वहां से गया तो एक काफी लंबी सूची थी मेरे पास कि आनंदगंज की पांडुलिपियां कहाँ कहाँ मिलती हैं। एक और बात भी है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1940-1950 में आनंदगंज पर काम किया था और भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। और यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जिसकी लगभग 10 शाखाएं हैं। राजस्थान की जितनी भी रियासतें थीं लगभग हर एक में उनकी एक शाखा थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के राजा होने का एक पक्ष यही था कि लाइब्रेरी भी रखें, एक राजकीय पुस्तकालय भी रखें हस्तलिखित ग्रंथों के। कुछ राजाओं ने तो कई सौ हस्तलिखित ग्रंथ रखे थे, लेकिन आमतौर पर तो 1-2 हजार तो रखा करते थे। जयपुर के महाराजा ने तो लगभग 20,000 रखा था। तो ये काफी अच्छी लाइब्रेरियां थी और हस्तलिखित ग्रंथ थे। सबसे पहले मैं जयपुर गया था और जयपुर में आनंदगंज की एक ऐसी पांडुलिपि मिली थी जो उनके जीवन काल की पांडुलिपि थी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को इतनी पुरानी पांडुलिपि नहीं मिली थी। तो ये एक अपने में एक बहुत बड़ा आविष्कार था कि मुझे आनंदगंज की एक जीवन काल की पांडुलिपि मिलती है। असल में बहुत कम हिंदी के पुराने हिंदी के बहुत कम ऐसा कवि मिलते हैं जिनके जीवन काल में से कुछ पांडुलिपि मिले।
अपने हाथ से लिखे हुए तो भूल जाइए, ऐसा तो बहुत ही कम मिलते हैं और आमतौर पर छोटे कवियों के मिलते हैं। बड़े कवियों का कुछ भी नहीं मिलता है अपने हाथ का लिखा हुआ। तो जयपुर में एक तो यह मिला था कि यह सबसे पुरानी पांडुलिपि है, 1727 की है। और उस पांडुलिपि को मैं पढ़ने लगा और जैसे मैंने घनानंद कबित और घनानंद ग्रंथावली में जो सुजान हित नाम का संकलन है उसको मिलाया, तो इस पांडुलिपि को भी इन दोनों से मिलाने लगा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात मुझे मिली, यही थी कि आनंद घन के बारे में एक किंवदंती है कि उनकी प्रेमिका एक सुजान नाम की मुसलमान नर्तकी थी। और किंवदंती तो बहुत ही और बातें बताती हैं, लेकिन और उनके काव्य में भी सुजान का जिक्र आता है। सुजान एक छाप भी बन जाता है, जैसे उनके कवित सवैयों में 2 छाप मिलते हैं, अपना नाम घन आनंद या कुछ पर्यायवाची शब्द, कभी कभी मोद प्रयोद घन आनंद, जैसे आनंद मोद और पयोद घन बादल के लिए। तो अपने नाम के लिए घन आनंद के पर्यायवाची शब्द मिलते हैं और सुजान के लिए जान, सुजान वगैरह इस तरह के नाम मिलते हैं। और अधिकतर कवित सवैयों में ये 2 छाप मिलते हैं। लेकिन जयपुर में जो पांडुलिपि मिली थी उसमें सुजान शब्द को हटाने की कोशिश की थी। उसमें सुजान शब्द की विशेषता यही है कि कभी कभी ये प्रेमिका के लिए होती है और लगता है कि किसी महिला संबोधित है, कभी कभी लगता है कि श्री कृष्ण के लिए है और तब तो पुल्लिंग में उसका इस्तेमाल होता है, प्यारे सुजान, कभी कभी प्यारी सुजान है। तो जयपुर वाली पांडुलिपि में यह हुआ था, प्यारे सुजान था तो उसको बदल दिया प्यारे जुश्याम, और जब प्यारी सुजान थी तब तो कुछ और में बदल दिया है। अभी मेरे हाथ में कुछ होने लगी कि आनंद घन की प्रेमिका के बारे में पांडुलिपि का जो प्रतिलिपिकार है उसने सुजान पर आपत्ति की थी। और क्यों आपत्ति की थी वो अब तक पता नहीं था। फिर मैंने देखा कि शुरुआत में जो बातें मुझे मिली थी कि घनानंद कबित और सुजान हित में पाठ अलग है, वो क्यों अलग है। तो एक कवित है जिसमें पंक्तियों का क्रम अलग कर दिया है। उसमें यही था कि पंक्तियों का क्रम इसीलिए अलग कर दिया है कि जोर किस पर पड़े, सुजान पर पड़े या कृष्ण पर पड़े। तो लगता था कि कुछ लोगों को इसीलिए सुजान पर आपत्ति की थी कि यह तो चाहे कृष्ण होना चाहिए या प्रेमिका होनी चाहिए, लेकिन दोनों के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और तब मैंने देखा कि घनानंद कबित से कौन से कवित सवैये बाहर निकाले गए थे, तो यह मिला था कि जिसमें कृष्ण भक्ति है वो बाहर निकाले गए थे और वे छंद बच गए थे जिसमें सुजान को कृष्ण की तरफ भी समझ सकते हैं या प्रेमिका की तरफ भी। और असल में काव्यात्मकता तो इसी से बढ़ती है कि काव्य का एक ही अर्थ न समझें, बहुत ही अर्थ एक एक कविता में हो सकती है। फिर आगे चलकर कुछ और बातें भी मिली थी और पांडुलिपियों को देखने लगा, क्योंकि अगर एक पांडुलिपि से मुझे इतनी महत्वपूर्ण बातें मिली थी तो मैंने सोचा कि आगे अगर मैं और पांडुलिपियों को देखूंगा तो और ज्यादा बातें मिलेंगी। सर, ये जो सुजान वाली बात आपने बताई, इससे
मुझे एक बात याद आई जो आपने अपनी पुस्तक संघ कुमारक में विस्तार से लिखी है, और जिससे उस समय के समाज के जो अंतर्विरोध थे उनके बारे में पता चलता है कि बहुत से लोग घनानंद की जो लौकिक श्रृंगार परक रचनाएं थी, लौकिक श्रृंगार का जिसमें वर्णन था उसमें, और जो भक्ति परक रचनाएं थी उसमें मतलब विरोध देखते थे, और कुछ लोगों को लौकिक श्रृंगार की रचनाओं पर आपत्ति थी, और इसी इन्हीं हमलों की वजह से उनको दरबार भी छोड़ना पड़ा था, और जीवन के अंतिम वर्ष तो उन्होंने काफी संघर्ष में काटे, जैसी जानकारी होती है। तो इससे उस समय के समाज के विषय में, या जो सामंती समाज था उसमें किस प्रकार के अंतर्विरोध थे? हाँ, इस पर मैं अधिकतर तो इस पर मैंने विशेष काम नहीं किया है, लेकिन कुछ काम करने की सोच रहा हूं, क्योंकि उस जमाने के समाज के बारे में कुछ और जानकारी मुझे मिलता है। एक बहुत जरूरी बात यह है कि समाज में तरह तरह के लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आनंद घन को बचाना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो आनंद घन को बचाना भी चाहते थे, लेकिन उनके काव्य का जो बहुत अर्थ है वो भी बचाना चाहते थे। यह था ब्रजनाथ। कुछ लोग ऐसे थे जो लगता है कि कट्टरपंथी सांप्रदायिक थे, जिन्होंने उस पर आपत्ति की थी कि आनंद घन तो एक सन्यासी है, तो क्यों पनीर और नान खाता है, क्यों इस तरह का कपड़ा पहनता है, या उस तरह का कपड़ा पहनता है, या उसकी प्रेमिका क्यों है। पता नहीं कि समाज में उस वक्त क्या था। जो मुझे मिला यही है कि उस जमाने में कुछ ऐसे सन्यासी भी थे जो प्रेमिका के साथ रहते थे, और वो तो सवाई जयसिंह का जमाना था, तो सवाई जयसिंह को यह अच्छा नहीं लगा, तो इन सन्यासियों को उन्होंने मथुरा के एक इलाके में बसा दिया और उनको फिर गृहस्थ बना दिया, और मथुरा के उस इलाके का नाम रखा था वैराग्यपुर। सवाई जयसिंह में भी कुछ इस तरह का व्यंग्य तो था, और जयसिंह तो असल में धर्म को बहुत ही तरीके से रखना चाहते थे कि 4 संप्रदाय जो हैं वो उनको मान्यता दी जाए और बाकी संप्रदायों को नहीं। उनके यहाँ हर संप्रदाय बुलाए गए थे और उनको दिखाना था कि हम तो पुराने दर्शन शास्त्र के आधार पर आधारित हैं। तो ये हमको मिलता है, लेकिन असल में छोटे छोटे डिटेल तक हम नहीं जा सकते कि कौन थे जो आनंद घन के विरोधी थे, कौन थे जो उनका पक्षधर थे। ब्रजनाथ को तो हम जानते हैं, एक दूसरे को हम जानते हैं चाचा वृंदावन दास। वो इसलिए मशहूर है कि वो लगभग 100 साल तक जीवित थे, इसीलिए चाचा, हम उनको चाचा जी कहने लगे लोग। तो इन दोनों ने आनंद घन का पक्ष लिया था, लेकिन विरोधी कौन थे और कहां कहां पर विरोध किया करते थे, इसके बारे में तो हमको बहुत ही कम जानकारी मिलती है। तो लगता है कि कुछ लोगों ने धर्म को बहुत ही उदारता से लिया था, कुछ लोगों को बहुत ही सांप्रदायिक रूप से देखा था। तो जैसे आजकल भी हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग हैं, उस वक्त भी अलग अलग लोग थे, और कुछ लोगों ने आपत्ति की थी, कुछ लोगों ने उनकी रक्षा की थी। सर, मध्यकाल में जो कवि हैं उसमें कोई ऐसा नहीं कि जिसने अपनी प्रेमिका का उल्लेख अपनी कविता में किया हो। हाँ है, और घनानंद अपने कवित्वों में, सवैयों में बात करते हैं, भले ही वो प्रामाणिक है कि नहीं है उसकी बात नहीं, लेकिन उल्लेख आता है। इससे घनानंद के बारे में जो समझ बनती है वो समय के हिसाब से काफी लगता है कि वो प्रगतिशील हैं, समाज की उन सारी मान्यताओं के साथ नहीं है। अगर कविता में देखें तो भक्ति भी है, वैराग्य भी है, और बहुत तरह के भाव आते हैं। इसके बावजूद घनानंद का मूल्यांकन बहुत सीमित हमें दिखाई पड़ता है। आपने जब काम किया तो इन सारी बातों को जो आपने देखा होगा, तो क्या प्रतिक्रिया दिमाग में आई और उसको अपने शोध में कैसे उसको शामिल किया? तो एक तो यह है कि
बहुत सारे कवियों के बारे में किंवदंतियां हैं कि इनकी प्रेमिका हुई थी और प्रेमिका की प्रेरणा से कविता रची थी, या कभी कभी इसका उल्टा भी, जैसे तुलसीदास के बारे में किंवदंती है कि प्रेमिका ने कहा था कि तुम्हारी जो भक्ति है अगर ईश्वर तक पहुंचा देते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। तो फिर तुलसीदास ने प्रेमिका को छोड़ दिया, जो भी हो, हाँ, पत्नी को। और असल में ये किंवदंती तो तुलसीदास से पहले बिल्वमंगल के बारे में भी है, फिर पंडित राज जगन्नाथ के बारे में है, फिर बंगाली कवि थे चंडीदास, उसने एक रजकिनी के प्रति प्रेम के बारे में लिखा था। तो इस तरह की किंवदंतियां हैं, लेकिन काव्य में ये बहुत ही कम मिलता है कि अपना काव्य स्पष्ट रूप से प्रेमिका की तरफ लिखा जाए, जैसे प्यारी सुजान। और घनानंद में जो विशेष है यह है कि उनके भावों की गहराई तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही आधुनिक है। वो असल में उर्दू, उस जमाने के उर्दू साहित्य से बहुत ही मिलता है कि प्रेमिका मुझे चाहती नहीं, फिर भी मैं प्रेम करता हूं, क्योंकि प्रेम का महत्व सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है। हाँ, वो प्रश्न फिर से बताइए क्या? जी, आपके दिमाग में इतनी सारी जो बातें घनानंद के बारे में आपने कविताओं में पढ़ी और जो मूल्यांकन उनका बना हुआ है, तो उससे आपके दिमाग में क्या आया कि क्या ये मूल्यांकन सही है? अपने मूल्यांकन तो सभी को सही लगता है। ये तुलसीदास ने लिखा है कुछ निज कवित्व, कैसा है कि सभी को अपना काव्य अच्छा लगता है। तो मूल्यांकन, खुद का मूल्यांकन करना तो बहुत ही मुश्किल है। एक तो यही है कि उस जमाने के समाज के बारे में तो जानकारी जरूर मिलती है, लेकिन एक और बात है जो मेरे लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि उस जमाने की जो मानव भावनाएं हैं, इनके काव्य में उन भावनाओं तक पहुंच सकते हैं वो, और तब तो उसका महत्व भी कम हो जाता है कि सुजान कोई असली प्रेमिका थी या सिर्फ एक साहित्यिक रिवाज के अनुसार आनंदघन लिखते थे। अगर हम कविता पढ़ते हैं तो लगता है कि 300 साल पुराने कवि हमसे बात कर रहे हैं। तो आमतौर पर मैं इसीलिए काम करता हूं। सामाजिक बातें तो उसके बाद आती हैं, लेकिन सबसे पहले कवि से हमारा संपर्क बन जाता है उनके काव्य से। आजकल जो अनुसंधान का तरीका है तो उसके लिए बहुत प्रेरणा मिलती है कि समाज को हम समझें, लेकिन उस वक्त मैं सोचता था कि असल में सबसे पहले मैं उस मनुष्य को समझना चाहता हूं और तब उनके काव्य का रस ले सकता हूं। अगर मैं समाज देखता हूं उनके काव्य में, तब तो काव्यात्मकता की जरूरत भी नहीं है, वो एक ऐतिहासिक स्रोत बन जाता है। और असल में यहाँ जो काव्यात्मकता है उसी से भी सैकड़ों हजारों साल पुरानी भारतीय संस्कृति मुझे देखने को मिलती है, एक एक अलंकार में या कभी कभी एक एक विशेषण में। लेकिन साथ साथ समाज के बारे में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। एक है भाषा, कि आनंदघन जैसी शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग शायद किसी ने नहीं किया है। उसमें न फारसी है न संस्कृत, तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं जब भी हो सकते हैं, या अर्ध तत्सम, तत्सम उसमें बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि ब्रजभाषा अपने में एक भाषा है और वो संस्कृत से भी अलग है और फारसी से भी अलग है। तो उनकी ब्रजभाषा एक आदर्श ब्रजभाषा है। आप बिहारी की ब्रजभाषा देखिए, वो एक बहुत ही उदार ब्रजभाषा है जिसमें फारसी शब्द बहुत ही आ सकते हैं।
और कुछ कवि पंडित हैं जिनकी ब्रजभाषा में फिर बहुत ही संस्कृत आ जाता है कि लोग समझ भी नहीं सकते, कि शब्दांश में कभी कभी ऐसा होता है। तो यह आनंद घन में यह नहीं है। उनको समझने की कठिनाई यही है कि शब्दों का लक्षणार्थ लेते हैं और कभी कभी एक शब्द का मतलब हम जानते हैं, लेकिन कवि ने जिस अर्थ में प्रयोग किया है वो कुछ अलग है, और हमेशा ये खींचतान होता है कि कुछ अलग अर्थ में, कुछ नए अर्थ में एक शब्द का प्रयोग करूं। और तब तो अगर 3-4 शब्दों में कुछ अलग प्रयोग मिलता है, तब तो तीनों को मिलाकर भावना पकड़ना कुछ मुश्किल है। अगर आप 100-200 कवित सवैये, उनके 200 कवित सवैये पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको महसूस होता है कि ये यहाँ क्या होना चाहिए। लेकिन शुरू में अगर आप 10-15 पढ़ेंगे तो लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल है। मध्यकाल को लेकर के एक धारणा तो हमारे साहित्य में, हिंदी में देखने को मिलती है कि हम उसे आधुनिकता से रहित मानते हैं और मानते हैं कि वो दरबार में लिखा गया है, और खासतौर से रीतकाल को लेकर के कि उसमें कोई समाज की सच्चाई नहीं है, सिर्फ श्रृंगारपरक बातें, उसमें भावनाएं ज्यादा व्यक्त की गई। और ऐसे में जब हम प्रकृति को लेकर के कविताएं देखते हैं, नीति को लेकर के देखते हैं, दर्शन को लेकर देखते हैं, तो क्या लगता है कि आपने भी अपनी किताब में उसका उल्लेख हल्का सा किया हुआ है कि बाद में इसी मूल्यांकन, जो ये मूल्यांकन हमारा मध्यकाल को लेकर, खासतौर से काल को लेकर है, वो बहुत कुछ जो इतिहास लिखा गया बाद में उसकी वजह से बना हुआ है। तो आपको क्या लगा कि इसके पीछे इतिहास की जिम्मेदारी जो निभानी चाहिए थी वो नहीं निभाई गई सही से, या साहित्य का मूल्यांकन गलत तरीके से किया गया? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक तो यही है कि एक क्या कहूँ, प्राच्यवादी चर्चा, ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स रीतिकाल के मूल्यांकन में है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले के जमाने को हिंदुस्तान की कमजोरी का जमाना माना जाता था। ये लगभग 18वीं शताब्दी, जब मुगल साम्राज्य खत्म हो गया और भारत दुर्बल हो गया, तो उस तरह की भावनाएं, दरबारी भावनाएं वगैरह, वो उससे तो भारत आगे नहीं चला और देखिए अंग्रेजों के हाथ में आ गया। ये तो ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स है कि भारत उस वक्त दुर्बल बन गया है। लेकिन असल में पुराना हिंदी साहित्य एक तो सिर्फ दरबारी साहित्य नहीं है, और जो दरबारी साहित्य है वो दरबार तक सीमित नहीं रहा है। और तीसरी बात यही है कि जब हम राधा कृष्ण के बारे में काव्य पढ़ते हैं तो उनके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनको हम आजकल तो समझ नहीं सकते, लेकिन कभी कभी राजनीतिक सत्य को भी राधा कृष्ण के रूप में दिखाया गया था। वो एक ढांचा था जिस पर कवि लोग अपने वक्तव्य को लगा देते थे। पहली बात को देख लें कि रीति काव्य दरबारों तक सीमित क्यों नहीं था। मैंने एक अंग्रेज ऑफिसर थॉमस ड्यूअर ब्रोटन पर काम किया है और एक किताब भी पब्लिश की थी, द फर्स्ट पब्लिश्ड एंथोलॉजी ऑफ हिंदी पोएट्स। तो ब्रोटन एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, वे सिपाहियों से उर्दू में ही बात करते थे, और उनको बहुत ही अजीब लगा कि सिपाही अपनी बातों के बीच बीच में एक एक कविता सुनाते हैं। या अंग्रेज को तो बहुत अजीब लगता था। तो फिर उन्होंने यह नहीं बताया था कि चुप रहो, लेकिन यह कहा कि अभी मुझे सभी कविता जो तुम्हें याद हैं सुना दो। ये सिपाही तो अवध के गांवों से आने वाले
हम गंवार कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो कविताएं ब्रॉटन को सुनाई हैं, ब्रॉटन ने उसको लिख लिया है और बाद में प्रकाशित किया है। तो वे कविताएं थीं बिहारी, केशवदास, सूरदास। तो अवध के किसानों को ये दरबारी कविताएं याद थीं। तो हो सकता है कि बिहारी केशवदास तो दरबारों में रहे थे, लेकिन उनकी कविताएं तो जनता तक पहुंच जाते थे और असल में उसका उपयोग ये सिपाही लोग अपना जो कहना था उसमें जोर देने के लिए उपयोग करते थे। यह एक बात है। दूसरी बात यही है कि ये कविताएं एक तरफ से तो मौखिक रूप से लोगों में फैली हुई थी, दूसरी तरफ से तो ये कविताएं पांडुलिपियों में मिलती हैं। मौखिक रूप से तो बहुत ही विशाल क्षेत्र था, लेकिन हमको मालूम नहीं है क्योंकि कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। पांडुलिपियों के भी कुछ चुने हुए बच गए हैं। आमतौर पर पांडुलिपियां तो 200-300 साल में तो नष्ट हो जाती हैं। हमको पता नहीं कि किस गहराई तक यह पहुंच गया है, लेकिन ब्रॉटन से कम इतना पता चलता है कि अवध के किसानों तक दरबारी कविता या रीति काव्य पहुंच जाता था। देव उसमें बहुत मिलता है। तो यही है कि इस काव्य का जो सामाजिक क्षेत्र है वो सिर्फ दरबारी और सामंती नहीं, बहुत ही फैला हुआ क्षेत्र था। और दूसरी बात यह है कि यह काव्य सिर्फ राधा और कृष्ण के बारे में नहीं था, कभी कभी राजनीति के बारे में था। यही था कि अगर कवि राजा को कुछ सुझाव देना चाहता था तो ऐसा नहीं कह सकता था कि महाराज ऐसे मत कर, वैसे कर। ऐसा सुझाव देते थे कि काव्य के रूप में दिया जाता था और वो भी कृष्ण काव्य के रूप में दिया जाता था। इसका एक उदाहरण है, एक ठाकुर नाम का कवि जिसको स्वच्छंद काव्य धारा में शामिल किया गया है, तो उस पर भी मैंने काम किया है। और ठाकुर के बहुत सारे ऐसे कवित सवैये हैं जो कुछ राजनीतिक सुझाव करते हैं। जैतपुर राज्य के दरबार में रहे थे। जैतपुर राज्य तो 1841 के आसपास खत्म हो गया और अंग्रेजों ने उसको ले लिया है। लेकिन वहां के राजा को यह बताया था कि अभी तो बदनाम करने वाले लोग बहुत हैं, हम उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे दुनिया है हमको वैसे ही रहना चाहिए। बदनाम करने वाले तो राधा की बदनाम करते थे कि वो तो परपुरुष के पास जाती है वगैरह। कृष्ण काव्य के रूप में असल में यह कहा था कि हिम्मत बहादुर जिन्होंने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया है और जीता है, उनके खिलाफ लड़ना तो बेवकूफी है, क्योंकि तुम तो हार जाओगे। जैसी दुनिया है उसी में ही रहना है। तो इस तरह की बातें बहुत मिलती हैं, लेकिन आमतौर पर प्रसंग हमको गुम हो गया है। कुछ चुने हुए प्रसंग इधर उधर से मिलते हैं। सर, अब टैगोर पे बात करेंगे। आपने टैगोर पर एक पुस्तक प्रकाशित की है, टैगोर बियॉन्ड लैंग्वेज, कि टैगोर भाषा के परे। तो टैगोर की व्याप्ति, उनकी उपस्थिति भाषा से परे क्यों है? क्या जो उदार अंतर्राष्ट्रीय जो दृष्टि है, जिसमें वो अपने समाज की, अपने देश की भलाई तो चाहते हैं, किंतु दूसरे देश का भी नुकसान नहीं चाहते, उनके राष्ट्रवाद पर जो विचार हैं या अन्य जो विषयों पर जो उनके विचार हैं, उस कारण से वो भाषाओं के परे हैं और उनकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है। तो एक तो यह है कि टैगोर की बांग्ला रचनाएं बहुत ही खूबसूरत हैं। रविंद्रनाथ को अच्छी तरह समझने के लिए
उनकी रचनाओं को तो बंगला में पढ़ना चाहिए। गीतांजलि का जितना भी अनुवाद हुआ है, अच्छे से अच्छे अनुवाद हैं, लेकिन उन्होंने जो बंगला में गीतांजलि वगैरह लिखे थे, उसकी सुंदरता तक नहीं पहुंच पाते। तो एक शुरुआती बात तो यही थी कि टैगोर अपनी भाषा से बहुत ही निकट रूप से जुड़ी हुई हैं। तो भाषा से परे क्या हो सकता है, और उस किताब में तो एक बात यही है कि टैगोर बंगला से दूसरी भाषाओं तक कैसे पहुंचते हैं। और उसमें तो भारतीय भाषाओं की चर्चा नहीं हुई थी, यूरोप की भाषाओं की, और उसमें भी बड़ी भाषाओं की जैसे अंग्रेजी या कभी कभी छोटी भाषाओं में जैसे रोमेनियन, हंगेरियन है, उसकी चर्चा हुई थी। तो एक यही है। और भाषा से परे का अर्थ यह भी हो सकता है कि टैगोर तो पेंटिंग वगैरह बहुत करते थे, तो उसके लिए ये जो हमारी मौखिक भाषा है उसकी जरूरत नहीं है। उसमें टैगोर हमसे क्या कहते हैं, या उनका उनकी जो चित्रकला है वो तो बहुत ही नई कला है भारत में। तो उनके स्रोत कहाँ कहाँ से मिले, तो उस पर भी कुछ लिखा गया है। या टैगोर किस तरह की दृष्टि से दुनिया को देखते थे, फिर वो चित्रकला में कैसे आ जाती थी, तो इसकी चर्चा होती है। वो एक संपादित पुस्तक है। और रविंद्रनाथ की एनिवर्सरी तो 150 साल की एनिवर्सरी तो 2011 में हुआ था। तो भारत सरकार और संस्थाओं ने उस समय तो बहुत सारी संगोष्ठियां की थी, और टैगोर पर भी बहुत सारा नया काम हुआ था। 2013 में उनके नोबेल पुरस्कार का 100 साल का सालगिरह हुआ था। तो असल में 3 साल 2011, 2012 और 2013 ये 3 साल टैगोर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और जो टैगोर पर काम करने वाले लोग थे उनको तो बहुत ही निमंत्रण मिलता था कि आप इधर आइए, आप टैगोर पर बोलिए, उधर जाइए, वहां टैगोर पर बोलिए। तो देश विदेश में, भारत में भी बहुत हुआ था, और विदेशों में भी बहुत संगोष्ठियां हुई। तो एक संगोष्ठी मैंने भी तैयार की थी हंगरी में 2012 में। तो उस संगोष्ठी में जो लोग आए थे, फिर उसका संपादित रूप है यह टैगोर बियॉन्ड द लैंग्वेज। टैगोर का दुनिया से जो परिचय है वो कैसे होता है? उनकी कविताओं के माध्यम से, अनुवाद के माध्यम से हुआ है, या जो उनके निबंध हैं उनके माध्यम से हुआ, या पेंटिंग के माध्यम से हुआ? मेरा परिचय तो कविताओं के माध्यम से हुआ है। और टैगोर के बंगला कविताओं से मिलना तो मेरे लिए ऐसा था जैसे पहली बार ब्रजभाषा से मिलना, कि इतनी खूबसूरत कविताएं दुनिया में हैं और मुझे मालूम नहीं था क्या। और एक बात है कि टैगोर की गीतांजलि और नैवेद्य या उस जमाने की जो कविताएं हैं उनको समझने के लिए बंगला की खास जानकारी की जरूरत नहीं है। उसमें शब्दावली तो ज्यादातर संस्कृत की है, और अगर आप बुनियादी बंगला जानते हैं तो समझ सकते हैं। और असल में उस काव्य की एक विशेषता यही है कि कितनी सरलता से कितनी गहराई तक पहुंचा जा सकता है। और तो आजकल भी मैं मानता हूं कि जिस तरह टैगोर बंगला में लिखते हैं, दुनिया में बहुत ही कम कवि कर पाते थे।
उनके निबंध हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उपन्यास भी अपने स्थान रखते हैं, उनकी कहानियां भी हैं, उनका जो उनकी जो चित्रकला है ये सब तो उच्च स्तर के हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इन उच्च स्तर की रचनाओं के बीच में भी उनका काव्य तो और ज्यादा उत्कृष्ट है। और असल में सिर्फ अगर कोई उसके लिए बंगला सीखे तो बंगला सीखना सफल हो गया। मेरा सवाल ये था कि यूरोपीय समाज से टैगोर का परिचय है वो कैसे हुआ है? ऐसा है कि टैगोर परिचय की कई तरंगें आई थी। पहला तरंग आई थी नोबेल पुरस्कार से, फिर दूसरी तरंग आई थी पहले विश्व युद्ध के बाद, जब लोग यह समझना चाहते थे कि हम यूरोपियन या अमेरिकन क्यों इतने जानवर जैसे बन गए थे कि लाखों करोड़ों लोगों की हत्या थी। और उस वक्त तो ऐसे यूरोप के बाहर के चिंतक को लोग ढूंढते थे जो शायद उनके बारे में कुछ बता सकें। तो रविन्द्रनाथ एक ऐसे चिंतक थे। तो वो यूरोप में लगभग 1920 और 1922 के बीच बहुत ही लोकप्रिय बन गए थे, और उस वक्त तो उनको साधु माना जाता था, और दाढ़ी और साधु वेश में जाकर तो लोग सोचते थे कि ये असल में हमको एक नई शिक्षा दे सकते हैं, जो भारत की जितनी जानकारी है वो टैगोर के जरिए हमको मिलता है। इन दोनों तरंगों में कुछ विशेषताएं हैं। पहली तरंग जब आई थी नोबेल पुरस्कार से, तो नोबेल पुरस्कार की जो प्रतिक्रियाएं थीं वो भी बहुत रोचक हैं, क्योंकि लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि कैसे हो सकता है कि एक एशियन को नोबेल पुरस्कार मिले, एक ऐसे देश के निवासी को जिसका देश गरीबी में डूबा हुआ है और बहुत ही बैकवर्ड माना जाता था। असल में दो तरह की प्रतिक्रियाएं हुई थी। एक ओरिएंटलिस्ट प्रतिक्रिया जो कहने लगे कि ठीक है उनको मिल गया, लेकिन असल में यह तो एक भूल ही थी। दूसरे लोग भी थे जो इस ओरिएंटलिस्ट फ्रेमवर्क से बाहर आए थे, और उन लोगों ने कहा था कि अभी हम दुनिया के बारे में यही सोचते थे कि सिर्फ अंग्रेजों या वाइट पीपल की दुनिया है, और अभी टैगोर के नोबेल पुरस्कार से यह दिखाई दी थी कि असल में दुनिया में और लोग भी हैं और हमारे जैसे हो सकते हैं या हमसे भी उत्कृष्ट हो सकते हैं। तो इस तरह की चर्चाएं भी थी, लेकिन ये चर्चाएं फिर दब जाती थीं, और 1920 के बाद ये चर्चाएं फिर से आ जाती थी, लेकिन तब तो टैगोर को हमसे और ज्यादा उत्कृष्ट माना जाता था। और टैगोर तो यूरोप बहुत ही खुशी से आते थे, क्योंकि उनको विश्व भारती के लिए पैसे की जरूरत थी। तो जहां भी लेक्चर देते थे तो लेक्चर के लिए उनको पैसा मिलता था, जो फिर विश्व भारती में जाता था। तो इसी वजह से टैगोर ने कई लेक्चरिंग टूर दिए थे यूरोप में। फिर उनकी लोकप्रियता 1920-22 में सबसे ऊंची थी। मैंने देखा है कि हंगरी में उनकी शायद 1921 में लगभग 25 अलग अलग किताबें प्रकाशित हुई थी। तो ऐसा शायद किसी को नहीं हुआ है कि एक ही साल के अंदर 25 किताबें प्रकाशित हो जाएं अनुवाद में। आगे चलकर फिर टैगोर को भूल गया था। 1930-40 के दशक में टैगोर के बारे में बहुत ही कम चर्चा होती थी यूरोप में। और रोचक बात यही है कि 1950 खासतौर से 1955 के बाद
फिर कम्युनिस्ट देशों ने भारत को कुछ ज्यादा मान्यता दी थी, और इस मान्यता का एक हिस्सा यह हुआ था कि भारत के प्रतिनिधि चिंतक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो इसी वजह से फिर टैगोर पर बहुत कुछ नया नया लिखा गया था। लेकिन उनकी बंगला रचनाओं को न जानकर आमतौर पर रूसी से या अंग्रेजी से अनुदित रचनाएं प्रकाशित हो गई हैं, या अंग्रेजी में, जर्मन में या रूसी में जो रचनाएं पढ़ी गई थी उनके ऊपर टैगोर के बारे में कुछ लिखा जाता था। तो यह हम तीसरी तरंग ले सकते हैं। तो इस तरह की तरंगे आती हैं कि कभी कभी वे बहुत ही परिचित हैं, कभी कभी लोग उनको भूल जाते हैं, फिर परिचय, फिर भूल जाना। सर, आप अपने व्याख्यानों में अक्सर जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसमें उस पर जो औपनिवेशिक दबाव है, औपनिवेशिक प्रभाव है, उसका जिक्र करते हैं, और आप ये बल देते हैं कि उसको वी औपनिवेशिक करने की, डीकोलोनाइज करने की जरूरत है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपने स्तर से ये किया। नंदारण के उस समय के अन्य भी जो चिंतक थे उन्होंने किया। उपनिषदों से उन्होंने कहानियों को लेकर उस पर कविताएं लिखी, कहानियां लिखी। क्या अब भी इस प्रकार का दबाव भारतीय ज्ञान परंपरा पर है, और उसने कितना नुकसान पहुंचाया है? नुकसान तो बहुत ही पहुंचाया है, और पता नहीं कि कब इस नुकसान से बच सकेंगे। लेकिन जैसे उपनिवेशी परंपरा दूर होती जा रही है, तो वैसे ही दृष्टि को कुछ दूसरी तरफ लानी चाहिए। जैसे आजकल तो वैश्वीकरण है, तो उसमें भारत की क्या स्थिति है। एक तो यही है कि टैगोर को समझना एक तरफ से एक डिकोलोनाइजेशन ही है। मेरा अधिक काम इस पर असल में ब्रजभाषा और पुराने हिंदी साहित्य को लेकर है, जिसमें यह एक उपनिवेशी परंपरा रही है, और आमतौर पर लोग आज तक यही मानते हैं कि आधुनिकता अंग्रेज लाए थे, और असल में उपनिवेशवाद की स्थापना भी इसी बुनियाद पर हुई थी कि अंग्रेज आधुनिकता लाएंगे पीछे पड़े हुए देशों में। और मेरा काम यही दिखाता है कि हिंदुस्तान इतना पीछा पड़ा हुआ नहीं था। इसमें जो जिस संस्कृति को महत्व नहीं दिया जाता है, असल में वो संस्कृति एक बहुत ही उच्च संस्कृति थी 18वीं शताब्दी में भी, 16वीं 17वीं शताब्दी में भी। और उस संस्कृति में आधुनिकता की बातें भी बहुत मिलती हैं, जिस पर हम जोर नहीं देते। और असल में वो दिखाना चाहिए कि आधुनिकता जैसे यूरोप में आ गई है, लगभग हम 1500 से मानते हैं, तो वैसे भारत में भी एक तरह से नई आधुनिकता आ गई है। इसके बारे में तो कई लोगों ने चर्चा की है। सबसे मशहूर है पुरुषोत्तम अग्रवाल, और अभी हाल में दलपत राजपुरोहित। हाँ, अंग्रेजी में तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। शुरुआत शायद संजय सुब्रमण्यम कनेक्टेड हिस्ट्रीज वाले आर्टिकल से हुआ है। तो यहाँ एक नयापन तो यही है कि आधुनिकता को हम सिर्फ उपनिवेशी परिवेश से ना माने। इतिहास में हरवंश मुखिया ने भी जो हमारे अलग अलग देश हैं जो उपनिवेश रहे हैं, उनके बारे में लिखा कि हमारी आधुनिकता अपनी अपनी आधुनिकता है। यूरोप की आधुनिक में जो आधुनिकता है उसके चरण अलग हैं, लेकिन जो एशियन कंट्रीज हैं उनकी आधुनिकता अलग है। और ये बात पुरुषोत्तम अग्रवाल से पहले कही। तो इसका मतलब है कि और वो कई स्तर से दिखाते हैं कि आधुनिकता का मतलब हमारे जब खेती के तरीके बदलते हैं तो उसमें भी आधुनिकता को हम देख सकते हैं। जब हमारा राजनीतिक चिंतन बदलता है तो उसमें हम देख सकते हैं।
इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर है कि आमतौर से मध्यकाल को लेकर के हिंदुस्तान में कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जो नकारात्मक रूप में ही उनका मूल्यांकन होता है। लेकिन आपने अपनी किताब में लिखा है कि जो मध्य पूर्वी यूरोप के विश्वविद्यालय वहां पर मध्यकाल को लेकर के कई सारे शोध वहां पर किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो ये क्या ऐसी क्या खास बात है जो मध्यकाल में दिलचस्पी पैदा करती है, खासतौर से यूरोपीय जो एकेडमिक में शामिल जो लोग हैं या वहां के समाज के लोग हैं? एक तो यह है कि वहां के लोग मानव संवेदना को समझना चाहते हैं, और उसमें यही है कि हम जितने दूर जा सकते हैं कि मानवता कितनी दूर की मानवता है, तो उससे यह अनुभव कुछ और विस्तार पाता है। इसी वजह से अगर हम आधुनिक भारतीय साहित्य को देखते हैं तो उसमें बहुत कुछ ऐसा है कि उपनिवेशी असर पर हुआ था। तो कुछ लोग सोचते हैं कि हम उपनिवेशी असर या जो यूरोपियन प्रभाव है उसी के साहित्य को ना देखें, तो वो देखें कि यूरोपियन प्रभाव से पहले क्या था, क्योंकि उससे हमारी मानवता बढ़ती है। तो इसी वजह से कुछ लोग वहां मध्यकाल पर काम करते हैं, लेकिन काम तो है लेकिन बहुत ही कम होता है। आमतौर पर आधुनिक साहित्य पर काम होता है। मैं भी अनुवाद करता हूँ आधुनिक हिंदी से, कुछ कहानियों का अनुवाद किया है, लेकिन एक समस्या यही है कि पुरानी भाषा को समझना लोगों के लिए मुश्किल है। जो आपकी किताब है ये आनंद घन वाली, उसकी भूमिका में नहीं, ये मध्य और पूर्वी यूरोप की जो हिंदी की भूमिका में अशोक वाजपेयी ने एक बात कही है, या शायद मैं भूल रहा हूँ कि दूसरे का जगह संदर्भ हो, कि एक बार आपने घनानंद की कविताओं का अनुवाद किया था हंगरी में और आप दिल्ली में आप सुना रहे थे मन से उसको। तो जो उसको सुन करके इसके बाद उनकी कुछ धारणाएं बदलती हैं कि एक बाहर का, जिसे हम खासतौर से मानते हैं कि जिन लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया हुआ है, उसके द्वारा उसी लय में जब कविताएं सुनी जा रही हैं तो लगता है कि हमारी भाषा में बहुत कुछ ऐसा है जिसे बाहर के लोग, खासतौर से यूरोपीय समाज के लोग और वहां के भौतिक समाज के लोग स्वीकार करते हैं। आपने अनुवाद करते समय वो कौन सी ऐसी बात थी जो आपने उसी तरह से हंगेरियन में आपने रूपांतरित की थी? अगर तो सुना सके तो हमारे दर्शकों के लिए अच्छा होगा। हाँ, तो यही है कि यूरोप में तो हर देश की अलग अलग भाषाएं हैं। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि अगर कोई यूरोपियन आता है तो वो अंग्रेज है बस, लेकिन वहां तो अधिकतर अंग्रेजी बोलने वाले तो कम हैं और दूसरी भाषाओं को बोलने वाले कुछ ज्यादा हैं। और इन भाषाओं की हर एक भाषा की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। तो हंगेरियन भाषा की एक विशेषता यही है कि उसमें ह्रस्व दीर्घ है, अ आ है जैसे हिंदी में, और अनुवाद में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर कोई अंग्रेजी से अनुवाद करता है तब तो यह सब नष्ट हो जाता है। अगर सीधे हिंदी से करते हैं तब तो उसी तरह की लय हम बना सकते हैं जो हिंदी में मिलती है। तो आनंदगन के काव्यों का अनुवाद एक कवि के साथ किया है, क्योंकि मैं अगर अपने को विद्वान मानता हूं, कवि तो नहीं, तो इतनी काव्य में इतनी सुंदरता नहीं ला पाता जितनी सुंदरता एक कवि ला सकते हैं। तो दोनों बैठकर अनुवाद कर रहे थे और ऐसा हुआ कि हमने देखा कि जो कवित सवैये हैं उनका हंगेरियन रूप भी दिया जा सकता है।
और काफी आसान है क्योंकि हंगेरियन परंपरा से भी बहुत कुछ मिलती है, कुछ एडजस्ट करना तो है। आनंदगन का एक बहुत मशहूर सवैया है, तब तो छवि पीवत जीवत हे, अब सोचन लोचन जात जये, az előtt a szemem szépségeti volt, de magam perzseli könnyepereg। तो वही लय हम दे सकते हैं, कुछ एडजस्टमेंट तो हुआ है लेकिन हमारी भाषा में यह आ जाती है, या kívül a vízen a hal nyomorul, de hogyan lehet ő a bajomnak a mása, या फिर हीन भयें जल नीर अधीन कहा कछु मो अकुलानि समान है। इस तरह के सवैये को हम हंगेरियन में दे सकते हैं। और सवैये के जो रूप होते हैं मत्तगयंद या किरीट वगैरह, वो उसी तरह हंगेरियन में कर सकते हैं। कविता भी किया जा सकता है। हंगेरियन में अनुवाद की परंपरा यही है कि हम गद्यानुवाद ना करें। अगर मूल पद्य में था तो हम भी पद्य में दे दें। इसी से लोगों को असल में काव्य में जो लय है उसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है, और उसी से एक अजीब बात है लेकिन हमको कुछ स्वतंत्रता भी मिलती है, क्योंकि अगर लय है तो लय के हिसाब से हमको सोचना पड़ता है और कुछ ऐसे शब्दों को ला सकते हैं जो शायद बिना लय के हम नहीं ला सकते। तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ था इस तरह के का अनुवाद करना, और अभी भी करते हैं। कभी कभी मैं अकेला कुछ आसान काव्यों का करता हूं, लेकिन इसमें मुश्किल यही है कि कवि का समय बहुत कम है और इसी वजह से बहुत सारे काव्यों का अनुवाद नहीं कर पाते। सर, एक प्रश्न ये है कि इन दिनों आप रेखता पे काम कर रहे हैं और हिंदुस्तानी पे उस पे काम कर रहे हैं। हालांकि ये कार्य आपका अभी तक अंजाम पे नहीं पहुंचा, अभी बहुत सी बातें हैं जिसमें हमें सामने आनी बाकी हैं, लेकिन फिर भी अभी तक आपने इसमें क्या निष्कर्ष पाए हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले हिंदी मतलब कब से ये व्यवहार में थी हिंदुस्तानी के रूप में? हिंदुस्तानी का भाषा के रूप में सबसे पहले जिक्र श्रीधर के राजतरंगिनी में है, जो कश्मीर में लगभग 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। तो उसमें कश्मीर के एक राजा के बारे में लिखा है कि राजा ने फारसी में और हिंदुस्तानी वाच में काव्य रचना की थी। तो ये सबसे पुराना जिक्र है, और ये संस्कृत में जिक्र है तो उसमें हिंदुस्तानी नहीं हिंदुस्तानी लिखा गया था, या हिंदुस्तान वाच लिखा गया था। उसके बाद जो जिक्र मुझे मिला है वो बहुत ही रोचक है, क्योंकि वो बाबरनामा का है। दौलत खान लोधी पंजाब के गवर्नर थे लोधी जमाने में, और वो लोधी सल्तनत से क्या विवाद हुआ मुझे अभी ठीक से पता नहीं, वो तो सभी लोग पढ़ सकते हैं कि क्या हुआ था। लेकिन दौलत खान लोधी ने फिर बाबर को हिंदुस्तान बुला लिया कि हमको ये इब्राहिम लोधी नहीं चाहिए, तो बाबर आ गए हैं। और बाबरनामा में यह लिखा है कि जब वे दौलत खान लोधी से मिले थे तो लोधी को फारसी नहीं आते थे और उनको एक हिंदुस्तानी अनुवादक को बुलाना पड़ा। तब मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि वो तो पंजाब के गवर्नर थे, तो मतलब सुल्तान के बाद एक पद नीचे का आदमी है, फिर फारसी उसको नहीं आता था लोधी जमाने में। और ये पंजाब की बातें हो रही हैं, फिर भी हिंदुस्तानी के इस्तेमाल की जरूरत थी। और तब तो लोग कह सकते हैं कि बाबर को पता भी नहीं था कि हिंदुस्तानी क्या है, शायद पंजाबी को हिंदुस्तानी माना। लेकिन बाबर
के दीवान में छोटी सी कविता हिंदुस्तानी में भी शामिल की गई है, जिसकी पांडुलिपि है शायद 1528 की, मतलब बाबर के जीवन काल की। तो उसमें खुद बाबर ने ही हिंदुस्तानी का कुछ बुनियादी इस्तेमाल किया है। मुझका न हुआ कुछ हवस मानी को मोती, फख्र अहलिगा बस बुलबुल सिदूर पानी और रोटी। और जैसे मैंने और कहीं बताया था, बाबर को तौर का फर्क मालूम नहीं था, तो इसीलिए मोती से रोटी का तुक मिलाता है। तो उसी जमाने से हमको हिंदुस्तानी साहित्य मिलता है। बाबर, हुमायूं के दरबारी कवियों ने कुछ हिंदुस्तानी का इस्तेमाल किया है, फिर अकबर के जमाने के कुछ दरबारी कवियों ने किया है, लेकिन इसके अलावा हम देख सकते हैं कि निर्गुण संतों ने भी हिंदुस्तानी का इस्तेमाल किया है। हालांकि उनकी रचनाओं की बहुतायत तो ब्रजभाषा में या सदुक्कड़ी में है, फिर भी कई कविताएं रेख्ता में मिलती हैं जिसमें हिंदुस्तानी व्याकरण है या खड़ी बोली व्याकरण है। और इन कविताओं की एक विशेषता यही है कि इनकी शब्दावली में फारसी बहुत है। तो लगता है कि उस जमाने में जो हिंदुस्तानी बोली जाती थी उसमें फारसी शब्दों का आवेश बहुत ही हुआ था। लेकिन हम यह भी कह सकते हैं कि यह एक साहित्यिक भाषा है जिसमें ऐसा लिखना था। एक और बात है कि हमको हिंदुस्तानी गद्य भी मिलता है। इस पर रामविलास शर्मा ने काम किया है और फिर कई लोगों ने इसका जिक्र किया है। हिंदुस्तानी गद्य लगभग 17वीं सदी से मिलता है, और 17वीं सदी के अंत में जो हिंदुस्तानी गद्य मिलता है वो तो बिल्कुल ऐसा है जैसे प्रेम सागर का गद्य। उसमें संस्कृत ज्यादा है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि वो पौराणिक विषयों पर है, या गीता का एक रूपांतर है। उसको सार गीता कहते हैं, गर्भ गीता कहते हैं, या कभी कभी कुछ संस्कृत ज्ञान का हिंदी में रूपांतर है, जैसे एक सामुद्रिक ग्रंथ है। तो लेकिन इनकी भाषा वही है जिसका इस्तेमाल लल्लू लाल कर सकते थे कलकत्ते में। एक ही विशेषता है कि जब उपनिवेशिक आधुनिकता आ जाती है तो भाषाओं का मानकीकरण शुरू होता है, क्योंकि छपवाने के लिए भाषा को मानकीकृत बनाया जाता है। और इन पुरानी रचनाओं में, चाहे रेख्ता काव्य हो चाहे पुराना गद्य हो, यह मानकीकरण कम है। असल में मानकीकरण क्रमशः आया था। लल्लू लाल की भाषा भी पूरी तरह से मानकीकृत नहीं है, उसमें ब्रजभाषा की कुछ पुट है। आगे चलकर फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का मानकीकृत रूप दिया है। लेकिन ग्रेयरसन ने और उनके बाद अंग्रेज लेखकों ने यह बात फैला दी थी कि आधुनिक हिंदी को हम अंग्रेजों ने बनाया था कि नागरी में संस्कृतनिष्ठ हिंदी लिखा जाए। असल में फोर्ट विलियम कॉलेज से पहले 100 साल से ज्यादा लंबी परंपरा थी संस्कृतनिष्ठ हिंदी में लिखने की, और एक था कि तो फोर्ट विलियम कॉलेज से लगभग 350 साल पुरानी परंपरा थी। जहाँ पढ़ाते हैं
तो वहाँ सर हिंदी पढ़ाते हुए आपको किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है, या जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं वो हिंदी को समझते हैं तो, या समझते हुए किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? इनका सवाल सर ये आप समझ रहे हैं। हाँ। जब पढ़ाते हैं तो एक तो सवाल ये है कि क्या चुनौतियां आपको आती हैं और क्या चुनौतियां विद्यार्थियों को आती हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी चुनौती आज कल 2023 में यही है कि पढ़ने वाले मिलें या नहीं मिलें, क्योंकि हिंदी में रुचि तो बहुत ही घटती जा रही है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि हिंदुस्तान में हम आ जाएंगे तो अंग्रेजी से सब काम हो जाएगा, तो हम हिंदी क्यों सीखें। तो एक चुनौती यही है। दूसरी चुनौती यही है कि छात्र कम हैं और हमको पढ़ाना है, तो बहुत सारे छात्र इंग्लैंड में ऐसे मिलते हैं जिनके जो भारतीय मूल के हैं या जो भारत से कुछ हद तक परिचित हैं और भाषा से भी कभी कभी कुछ हद तक परिचित हैं, तो उनको एक ही क्लास में कैसा बिठाया जाए, यह एक चुनौती है। और उनको पढ़ने में जो चुनौती है यही है कि आजकल इंग्लैंड में भाषाओं की स्थिति तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि वहां के स्कूलों में भाषाएं तो पढ़ाई जाती हैं लेकिन सीखी नहीं जाती। और लोग भाषा पढ़ने का तरीका भी ठीक से नहीं समझते हैं कि कभी कभी तो भाषा पढ़ने के लिए कुछ व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। हम तो अलग अलग अभ्यासों से भाषा सिखा सकते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ही आसान है अगर हम कुछ व्याकरणिक शब्दावली को लेकर सिखा देंगे और लोग समझ सकते हैं कि प्रथम पुरुष क्या है या अन्य पुरुष क्या है, इस तरह की बातें अंग्रेजी में। तो छात्रों के लिए एक चुनौती यही है कि उनकी परंपरा में भाषा सीखना कम है। बहुत सारे ऐसे छात्र आते हैं जिनको सिर्फ अंग्रेजी आती है और उसके बाद हिंदी सीखना चाहते हैं। जब मैं हिंदी सीखने लगा तब उससे पहले मैंने तो 5-6 भाषाओं से कुछ परिचय हुआ था, तो इसी वजह से कुछ आसानी से भाषा सीखने में कुछ आसानी थी। और मेरे क्लास में उस वक्त जो थे वे लोग भी ऐसे थे कि उनको 3-4 भाषाओं से परिचय हुआ था और उसके बाद हिंदी सीखने आए। तो यूनिवर्सिटी के स्तर तक पहुंचने तक तो कुछ भाषाओं का परिचय होना चाहिए। एक दूसरी समस्या इंग्लैंड में यही है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको भी और अंग्रेजों को और ज्यादा यही है कि जैसे हंगेरियन में ह्रस्व दीर्घ है और उससे काव्य भी बनता है, इंग्लिश में नहीं है, तो सब कुछ ह्रस्व बोलते हैं। तो या और आ में क्या फर्क है वो समझाना, अगर मैं 10 बार समझाता हूं तभी लोग भूल जाते हैं। इसको इतना अभ्यास होना चाहिए, तब लोग सीख सकते हैं। व्याकरण में जो चुनौतियां हैं वो बहुत हैं जो अंग्रेजी में नहीं, बहुत बातें अंग्रेजी में नहीं मिलती। विदेशियों के लिए, अंग्रेजों के लिए खासतौर से यह मुश्किल है। अगर वे कहते हैं कि मुझको, यह कहना चाहते हैं कि मुझको पसंद है, तो ऐसे कहेंगे मैं पसंद है, I like it। तो अपने दिमाग में जो अपनी भाषा है उसका शब्दशः अनुवाद करते हैं, और इस प्रवृत्ति से कुछ आगे चलना यह एक चुनौती है छात्रों के लिए कि असल में भारतीय भाषाएं कुछ अलग तरीके से काम करते हैं। जब यहाँ की कोई रचना, चाहे हिंदी रचना है जिसमें राम जी का है और ग्रामीण समाज का जो परिवेश है उससे जुड़ा उसमें होता है,
तो आप उसको किस तरीके से पढ़ाते हैं? आमतौर पर हम वहां तक नहीं पहुंचते हैं। यही है कि उस तरह की रचनाओं को पढ़ाते हैं जिसमें मानक हिंदी का इस्तेमाल होता है। एक समस्या है कि हमारे पास 1 साल के लिए या 2 साल के लिए छात्र आते हैं, तो इतने में ही जितना हिंदी सिखा सकते हैं उतना ही होगा। तो यह बहुत नहीं है। आजकल दुनिया ऐसी है कि सब को कुछ जल्दीबाजी होने लगती। मैंने तो 5 साल का MA किया है, तो 5 साल तक हिंदी सीखी थी। उसके बीच में 1 साल तो दिल्ली में रहा था, तो वो तो और ज्यादा हो गया। तो इतना समय आजकल छात्रों के पास नहीं है। और आंचलिक शब्दावली या व्याकरण के लिए तो 2 साल की पढ़ाई काफी नहीं है। कि आप सर भारतीय संस्कृति को कैसे लेते हैं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय संस्कृति एक बहुत ही बड़ी संस्कृति है, और मैं एक तरफ से उसका आधुनिक पक्ष देखता हूँ, लेकिन आधुनिक के पीछे जो पुराना है वो भी देखता हूँ। और कभी कभी यही लगता है कि आधुनिक लोग पुराने पक्ष को भूल जाते हैं। कभी कभी पुराने पक्ष के पक्षधारी भी भूल जाते हैं। तो बहुत ही प्रोजेक्शन होता है कि पुराने जमाने में ऐसा हुआ था या ऐसा हुआ था। और असल में स्वास्थ्य तब बन जाता है जब दोनों एक साथ ही चलते हैं। लेकिन पुरानी संस्कृति को समझने के लिए तो एक तो स्रोतों तक पहुंचना है, और दूसरा उसमें रुचि भी होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी संस्कृति प्रासंगिक है। मैं तो मानता हूं कि वो मानवता का एक ऐसा पक्ष है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में मनुष्य होना कैसा था। ऐसा था जैसे आजकल ऐसा नहीं था, लेकिन बहुत कुछ फिर पहचान सकते हैं कि वो हमारी मनोवृत्तियां उसी जमाने में भी मिलती हैं और नहीं। तो एक तरफ से जो दूर है और दूसरी तरफ से जो निकटता है, तो दोनों को देखकर यह होता है कि हमारी मानवता कुछ और विस्तार पाता है। और भारतीय संस्कृति चाहे आधुनिक हो या पुरानी हो, असल में मानव अनुभव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसे आपने इतना कई दशकों का संबंध आपका हिंदुस्तान से बना हुआ है, जब हिंदुस्तान आप कहते हैं तो हिंदुस्तान में क्या क्या चीजें हैं जो सबसे पहले याद आती हैं आपको? तो कौन से लोग हैं, जो भी बातें आपके दिमाग में आती हैं? हाँ, सबसे पहले तो शायद मेरे टीचर, जिनका जिक्र किया है, और कुछ और भी थे। तो चतुर्वेदी जी, शरण बिहारी जी, गोविंद शर्मा जी, और उसके बाद फिर डॉक्टर किशोरी लाल इलाहाबाद में, फिर रामदेव शुक्ला गोरखपुर में, या ब्रजेंद्र कुमार सिंगल दिल्ली में, जिनके साथ बैठकर कविता पढ़ते थे और फिर भारतीय संस्कृति की चर्चाएं होती थीं। क्योंकि एक साथ पढ़ने का अनुभव यही होता है कि हम सिर्फ व्याकरण की दृष्टि से नहीं, संस्कृति की दृष्टि से पढ़ते हैं और उसकी चर्चाएं होती हैं। तो एक तरफ से तो यही है कि अगर मैं इन लोगों से ना मिला होता तो शायद मैं हिंदी पर काम नहीं करता। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मेरी मदद की थी, और वो मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था जो जिसकी वजह से मैं भारत को एक ऐसा देश मानता हूं जहां मैं पहुंचते ही अपने घर में महसूस होता है। और ये तो इन लोगों की वजह से ही है।
मतलब यहाँ बहुत कुछ ऐसी बातें भी हुई थी जो भारत के बुरे पक्ष को भी दिखा सकते हैं, लेकिन उनको मैं आमतौर पर दूर टालता हूँ और जो अच्छे पक्ष हैं उसी को लेकर आगे चलता हूँ। सर, आपने हम लोगों से बात की, इतने सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत कुछ हम लोगों को सीखने जानने को मिला हुआ है। तो सर, हम लोग यहीं पर अपनी बातचीत समाप्त करते हैं और फिर आपका जो काम है जल्दी पूरा होगा, सबके सामने आएगा। एक दूसरी बातचीत हम लोग फिर से रिकॉर्ड करेंगे। सर, आपका बहुत धन्यवाद।